नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बिगड़ी बेटी को सबक सिखाने के लिए बाप ने उठाया ऐसा कदम। आज साची और विक्रांत को तलाक की मंजूरी मिल गई थी। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उनके इतना कहते ही कोर्ट में खड़ी साची और विक्रांत विवाह के बंधन से मुक्त हो गए थे। दोनों के हाथ में तलाक के कागज की एक एक कॉपी थी। दोनों ही चुप थे। तभी साची के वकील साहब बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ साची के माँ पापा को बधाई देने लगे। तो साची की माँ ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को धन्यवाद कहा। विक्रांत, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद उदास होकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो वहीं साची, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि आज शायद वह जीत कर भी हार गई थी। उसके आसपास क्या बातें चल रही हैं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, आज से तुम आज़ाद हो। आवाज़ सुनते ही साची ने देखा तो उसके सामने विक्रांत खड़ा था। साची ने देखा कि विक्रांत की आंखों में आंसू और उदास चेहरा लिए हुए खड़ा था। इससे पहले कि साची उसे कुछ कहती, विक्रांत वहां से चला गया। विक्रांत, विक्रांत, साची तेज तेज से उसे पुकारने लगी। तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, साची बेटा क्या हुआ, कोई सपना देख रही थी क्या? साची नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब विक्रांत नाम की जंजीरों से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ज्योति जी ने कहा। लेकिन साची समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की ही बातें अच्छी क्यों नहीं लग रही थीं। आखिर वह भी तो आज़ादी चाहती थी। माँ के जाने के बाद साची ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बहुत तेज तेज से रोने लगी। जैसे ही वह अपने आंसू पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा कि जब कभी भी वो रोती थी तो विक्रांत उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। विक्रांत बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो साची उसके सीने से लग जाती थी। लेकिन अब उसके पास विक्रांत कहाँ था उसे चुप कराने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए साची यादों के समंदर में खो गई। साची और उसकी बड़ी बहन महक को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजू से पाला था। खासतौर पर साची तो अपनी माँ की लाडली बेटी थी। ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर सुमेर जी अपनी पत्नी से कहा करते थे, तुमने तो साची को लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों को इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाएं। ससुराल में अगर कोई उसकी मांग पूरी ना हुई तो? इस पर साची की माँ कहती, अरे अपनी महक के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। साची के लिए भी हम वैसा ही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। विक्रांत एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। दिखने में वह किसी फिल्म ही हीरो से कम नहीं लगता था, परंतु अहंकार से बिल्कुल अलग। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ साची के रिश्ते की बात चली तो ज्योति जी और सुमेर जी को वह बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। साची ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। विक्रांत के माता पिता, जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिन उसके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद साची ने जिद ठान ली कि वह हनीमून मनाने इंडिया से बाहर जाएगी, जबकि विक्रांत भारत में ही कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु साची नहीं मानी और स्विट्जरलैंड की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। इस बारे में जब विक्रांत को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, साची तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी कर सकता था। तो साची बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती हैं। लेकिन साची, मैंने मना भी कहाँ किया था, अभी तो सिर्फ बात हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे माँ पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना हैं। आखिरकार विक्रांत को साची की बात माननी पड़ी और वे दोनों शादी के 10 दिन बाद ही स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए। स्विट्जरलैंड के होटल में पहुंचते ही साची अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने के लिए तैयार हुई तो साची जीन्स टॉप पहनकर बाहर आई तो विक्रांत उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर साची बोली। विक्रांत, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा हुआ जो मेरे माँ पापा ने यहाँ की टिकट्स बुक कर दी, नहीं तो तुम तो मुझे वहीं आसपास ही किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे यह नज़ारे देखने को ही ना मिलते। साची ने यह बात कही तो विक्रांत को बुरा लगा, लेकिन साची तो अपनी ही धुन में मस्त थी। हालांकि विक्रांत भी यह बात समझता था कि साची यह बात उससे नादानी में कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और फिर उसे उसकी यह मासूमियत ही तो पसंद थी। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब वापस भारत लौटे तो एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए ज्योति जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गईं और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। तभी विक्रांत बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे हैं। माँ ने खाना भी बना कर रखा है। 2-3 दिन में वह गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, उसका क्या? ज्योति जी बोली तो साची भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है साची, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा, ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर विक्रांत अपने घर चला गया। वहीं जब साची को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए बोले, अरे बेटा, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था, तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना, इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने के बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं, और फिर ससुराल कहाँ भागा चला जा रहा है। पहले हम तो मिल लें अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए ज्योति जी अपनी बेटी को गले लगा लीं। शाम को पिता के समझाने पर साची अपनी ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह विक्रांत साची को नींद से जगाने लगा। साची, उठो, 10 बजने को आए हैं। माँ पापा क्या सोचेंगे, इतनी देर तक सो रही हो? तो साची बोली, अरे विक्रांत, अभी मुझे और सोना है, सफ़र की थकान उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए विक्रांत कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसकी माँ ने नाश्ता लगाया तो विक्रांत बोला, सफ़र से थक कर आई है ना, इसलिए अभी उठी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटा बहू के हनीमून से लौटने के बाद विक्रांत के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन साची ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके साथ सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर साची उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उसका खास लगाव हो गया था। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो साची उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद साची को घर का अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन विक्रांत अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन साची ने विक्रांत से कहा, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। साची को मना करना विक्रांत को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए साची बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और फिर बढ़िया सा मेकअप किया,
लेकिन तभी विक्रांत का फ़ोन आया कि आज जल्दी आना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही सांची को गुस्सा आ गया और वह उसी समय अपनी माँ के घर चली गई और अपनी माँ को सारी बात बताते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि विक्रांत को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तभी उसकी माँ बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का काम करे और वह उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चलो बेटा, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे। उसकी माँ ने कहा तो सांची के चेहरे पर चमक आ गई। आई लव यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो, कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई। सांची अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर विक्रांत जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। सांची को सरप्राइज़ देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो सांची को घर पर न देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फ़ोन किया तो सांची बोली, सॉरी विक्रांत, मैं तो माँ के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। इतना सुनते ही विक्रांत उदास हो गया। एक बार फ़ोन करके बता तो दिया होता। अरे विक्रांत, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह तो मेरी माँ है जो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गर्म करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। सांची की यह बात विक्रांत को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद सांची भी घर लौट आई। अगले दिन विक्रांत जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी सांची बोली, विक्रांत, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और इतना कहते कहते वह वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। विक्रांत परेशान सा हो गया। सांची, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, शायद इस कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। विक्रांत ने ऑफिस में फ़ोन करके देर से आने को कह दिया और सांची को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सांची का चेकअप किया। कुछ देर बाद विक्रांत को केबिन में बुलाया। विक्रांत घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? विक्रांत ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे यह चिंता की नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। इतना सुनते ही विक्रांत की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन सांची कुछ परेशान हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुँचे तो सांची बोली, विक्रांत, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। विक्रांत उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, सांची, अभी तो तुम यह बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा यह बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज़्यादा प्यार लुटाओगी और मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। विक्रांत के समझाने पर सांची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सिर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से विक्रांत को यह खुशखबरी मिली थी तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि सांची पर किसी चीज़ का तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए विक्रांत ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि सांची के पास उसकी एक सहेली का फ़ोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सांची ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, व्हाट आर यू सेइंग सांची, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेले में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई। सहेली की बात सुनकर सांची बोली, अरे यार क्या बताऊं, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रांत तो यह बात सुनकर इतना खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार, इन आदमियों का क्या है, फ़र्क तो एक औरत की ज़िंदगी में पड़ता है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है।
जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी माँ, अभी देर नहीं हुई, अभी भी तो इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फ़ोन रखने के बाद साची सोच में पड़ गई। कभी तो उसे विक्रांत की खुशी का ख्याल आने लगता, तो कभी अपनी आज़ादी के बारे में सोचने लगती। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वह यह बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। शाम को जब विक्रांत घर लौटा तो साची ने कहा, विक्रांत, मैंने फैसला कर लिया है। साची की बात सुनकर विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला साची? यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। विक्रांत को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने शीशा घोल दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे, एक माँ तो ममता की मूरत होती है, और तुम इतनी कठोर कैसे हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोटने को तैयार हो गई। फिर विक्रांत ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, देखो साची, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूँगा। कपड़े गंदे करेगा तो डायपर भी बदल दूँगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूँगा। कम ऑन विक्रांत, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। तब भी विक्रांत जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी साची बोली, विक्रांत, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या ना चलो, वह तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे यह फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। फिर विक्रांत गुस्से से बोला, साची, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो इसकी ज़िंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? विक्रांत, अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर साची बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन बेचारे विक्रांत की आंखों से नींद गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह साची के घर फ़ोन कर दिया। उस समय साची के पापा घर पर थे। उन्होंने फ़ोन उठाया तो विक्रांत ने उन्हें साची के माँ बनने की बात बताई। तो वह बोले, अरे, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वह इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। साची के पापा ने उसे फ़ोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए साची बोली, विक्रांत, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन विक्रांत कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। साची अस्पताल पहुँची तो उसकी माँ वहीं उसका इंतज़ार कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो साची इधर उधर देखने लगी। विक्रांत कहीं नहीं था। उसने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराज़गी जो फ़ोन पर बात तक नहीं कर रहा। साची ने कहा तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। फिर साची ने विक्रांत को फिर से फ़ोन लगाया। बहुत बार फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने लायक हो ही नहीं।
तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। यह सुनकर साची रुंधी आवाज में बोली, विक्रांत मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मनमुटाव को सुलझा लेंगे। नहीं साची, अब हमारे बीच बात करने का कुछ नहीं बचा। तुम्हें अब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतना कहकर विक्रांत ने फ़ोन रख दिया तो साची की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी मम्मी कमरे के अंदर आईं तो उसे ऐसे रोते देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी को, ऐसे क्यों रो रही है? माँ, विक्रांत मुझसे बहुत गुस्सा है, कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? इतना बोलते बोलते वह अपनी माँ के गले लगकर सिसकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछती हुई बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर साची को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। विक्रांत यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। साची अपनी माँ के साथ अपने मायके में आ गई। मायके में रहते हुए अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो विक्रांत उसे लेने आया, ना ही उसने कोई कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ साची की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फ़ोन में विक्रांत के साथ खुद की फ़ोटो देख देख कर वह रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तू विक्रांत से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, तो उससे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं क्यों फ़ोन करूं? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में आकर साची बोली तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही साची बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नज़र नहीं आती, हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते हो। सही कहा बेटी तुमने, कैसा बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी को इतना भी ना समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती हैं। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर साची को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक तमाचा जड़ दिया हो। सुमेर जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने विक्रांत को फ़ोन लगाया। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक तो नहीं है, पर मेरी बेटी की करतूत ने यह हक छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ साची जिद्दी है, परंतु यह भी सच है कि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दो। नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो साची से कहा था कि यह घर उसका है, वह जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूँगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर में विक्रांत ने साची को फ़ोन लगाया तो विक्रांत की कॉल देखकर साची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो साची, कैसी हो तुम? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए साची बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है? तुमने तो यह जानना तक ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत भी ठीक है या नहीं। अच्छा बताओ कैसे फ़ोन किया? तो विक्रांत बोला, साची जो हो गया सो हो गया, अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं भी शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी साची बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच में कोई मतभेद पैदा हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, विक्रांत ने पूछा। तो साची बोली, विक्रांत मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे।
यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी विक्रांत हैरानी से बोला, साची, पति पत्नी के रिश्ते में शर्त कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है विक्रांत, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, साची बोली। तो विक्रांत गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। इतना कहकर साची ने फ़ोन पटक दिया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा, पापा कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर उन्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं यह घर भी छोड़कर चली जाऊँगी। तभी सुमेर जी वहाँ आ गए तो साची गुस्से में बोली, आखिर मुझसे बिना पूछे आपने विक्रांत को फ़ोन क्यों किया? क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मुझसे पूछे बिना आपने लिया कैसे? हाँ बेटा, गलती तो मेरी थी, जो मुझे लगा कि तुम समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नज़र ही कहाँ आता है। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें तो जियो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर सुमेर जी अपने कमरे में चले गए तो साची गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी विक्रांत को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। न जाने क्या समझता है वह अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बिठाया और बोली, बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटा, तुम्हारी फ़ोन पर क्या बात हुई, यह तो बताओ, ज्योति जी ने पूछा। तो साची ने विक्रांत के साथ हुई सारी बात बता दी। ज्योति जी बोली, ठीक है बेटा, अगर विक्रांत ही सुलझाना नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में विक्रांत के पास तलाक के कागज़ पहुंच गए। जैसे ही उसने वह कागज़ पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी। सारी पुरानी बातें उसके दिमाग में आने लगीं और उसका सिर चकराने लगा। अपना सिर पकड़कर वह ज़मीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी साची ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए विक्रांत ने साची को फ़ोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से साची की माँ ने फ़ोन उठाया। मैं साची से बात करना चाहता हूँ, विक्रांत ने कहा। तो ज्योति जी बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है? साची तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह उसका आखिरी फैसला है। हाँ, अब हमारी बेटी तुम्हारे साथ घुट घुट कर नहीं जीना चाहती, वह इस अनचाहे बंधन से मुक्त होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी साची का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन महक को फ़ोन लगा दिया। बातें करते हुए महक बोली, तुझे क्या बताऊं साची, भूख और प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। तो साची हैरान होते हुए बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया? ओ साची, क्या तू नहीं जानती, आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है। अरे तेरे जीजा जी ने मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर दी है। सुबह जब से मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी तो आशिक बने बस मुझे ही देखे जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही साची के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है महक, साची के मुंह से अचानक निकला। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर
मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी विक्रांत ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे मेरे साथ और रात को 5 स्टार होटल में डिनर कराने ले गए थे। सोचते सोचते साची के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी विक्रांत को फ़ोन करके अपने किए की माफ़ी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, साची देख तो कोई लेटर आया है। साची ने खोलकर देखा तो उसमें विक्रांत के साइन किए हुए तलाक के कागज़ थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ पड़ा। विक्रांत ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अब इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं उसे क्यों फ़ोन करूं? गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन साची बाजार गई तो उसे अपनी सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बदली हुई दिखाई दी। उसका वजन भी कुछ बढ़ गया था। पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर साची के होश उड़ गए, क्योंकि इसी सहेली ने उसे बच्चों के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी थी। फिर स्वयं को संभालते हुए साची बोली, क्या? लेकिन तो मुझे सलाह दी थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अब तू ही? हाँ साची, वह क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो अभी क्यों नहीं? इतना सुनते ही साची का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। इसके बाद वह कुछ न बोल पाई और सीधा घर वापस आ गई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फ़ोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग में तुम्हारे तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब तुम उस जेल से आज़ाद हो ही जाओगी। तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बड़े ही ऊंचे खानदान से है, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। ज्योति जी ने कहा तो साची जोर से चिल्लाई, मम्मी मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दोपहर से रात हो गई, लेकिन साची बस मोबाइल में विक्रांत की ही तस्वीर देखे जा रही थी। तभी उसके पिता सुमेर जी उसके कमरे में आए और उसके सिर को सहलाने लगे। साची ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो उन्हें उनके गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी सुमेर जी बोले, बेटा आज तू इतनी दुखी क्यों है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए था। तू जो चाहती थी आखिर वही तो हो रहा है। तो साची बोली, पापा मुझे माफ़ कर दो, आप सही कहते थे। मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर ही घिन आने लगी है। काश तू यह बात पहले समझ जाती बेटा। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है यह मैं ही जानता हूँ। बेटी, विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों को एक डोर से बांधता है। विक्रांत ने तो उस डोर को मजबूती से थामे ही रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार विक्रांत के साथ अपने रिश्तों को ऐसी गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात साची को समझ आ गई। उसने तुरंत विक्रांत को फ़ोन किया, लेकिन बेल जाती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो साची ने तय कर लिया कि वह अगले दिन विक्रांत से मिलने जाएगी। अगली सुबह तैयार होकर विक्रांत के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि विक्रांत किसी ज़रूरी मीटिंग में है। साची वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने विक्रांत को बता दिया था कि साची आपसे मिलने आई है, लेकिन विक्रांत
उससे मिलने नहीं आया। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद साची अंदर गई। उसकी आंखों की लाली देखकर विक्रांत समझ गया था कि वह बहुत देर से रो रही है। कांपते हुए बोली, विक्रांत, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते वह फिर से रो पड़ी। तो विक्रांत बोला, साची, शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़िये का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था, अब बड़ी मुश्किल से संभल पाया हूँ। माफ़ करना साची, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। साची बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन विक्रांत नहीं माना। जो विक्रांत अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, कहकर विक्रांत तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे चला गया। साची उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर विक्रांत खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी साची का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वह इतना पत्थर दिल हो गया? खुद को शांत करके उसने साची के पिता सुमेर जी को फ़ोन किया और बोला, पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी साची का मैंने इतना दिल दुखा दिया। जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ नज़र आ रहा था। तभी सुमेर जी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों की कदर हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें दोबारा यूँ टूटे नहीं देखना चाहता था। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो साची तुम्हारे पास आएगी वह रिश्तों की कदर करना जानती होगी। शायद साची घर आ चुकी है, मैं फ़ोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? साची की माँ ने पूछा। तो साची बोली, माँ, विक्रांत ने मुझे माफ़ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो उस विक्रांत से मिलने गई थी? उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। तो फिक्र मत कर बेटा, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। तो सुमेर जी के सब्र का बांध टूट गया। बस ज्योति, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी है, तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे, एक माँ तो अपनी बेटी के परिवार में रहना सिखाती है, और यहाँ तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। कड़कती आवाज़ में सुमेर जी बोले। तो ज्योति जी हैरान रह गईं। फिर साची बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें विक्रांत की कोई गलती नहीं है। मुझे ही उसके प्यार की कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रहीं। साची बोलते जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नज़रें झुकाए सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर साची बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही, बल्कि अभी, अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उनके पैरों में गिरकर माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर साची ने अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में ज्योति जी के फ़ोन की बेल बजने लगी। फ़ोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी महक बोली, मम्मी, बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ज्योति जी बोली। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। न जाने क्या समझता है अपने आप को। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। इतना सुनते ही ज्योति जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से। मैं जानती हूँ उसे इतना भी बुरा नहीं है वो। कभी कभी हम अपने बच्चों को इतना सिर चढ़ा लेते हैं, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और क्रिश आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।